बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि सर ये जो आपका कंटेंट है, जो आपकी स्लाइड्स हैं और ये जो नोट्स हैं, क्या ये हमें किसी बुक की शक्ल में मिल सकती हैं? तो मेरा अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक ही जवाब होता है कि यस, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और ये आपको आपके होम एड्रेस पे मिल सकती हैं। ये सारी स्लाइड, सारा कंटेंट और एक बेहतरीन अंदाज से बनाई गई हमारी जो बुक है, उस किताब में ये सब सारा कंटेंट मौजूद है। तो आज 2026 का एक लेटेस्ट एडिशन जो इस वक्त हमने लॉन्च किया है वो है जी 7th एडिशन जोन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्टिव। 2026 का ये एडिशन है और आपको इसके कुछ पेजेस में दिखा देता हूँ क्विकली। इसकी कंटेंट लिस्ट आप देख लेंगे, अगर आपने ऑर्डर करनी हो तो आपको प्रोसेस बताएंगे। ये इस किताब का पहला चैप्टर और पहला पेज है, ठीक है। इसमें देखें हमने ये लिटरेसी रेट्स और इन चीज़ों को ऐड किया है। नेशनल लिटरेसी रेट जेंडर वाइज है, कम्युनिटी वाइज है, फिर 1947 से लेकर 2025 तक लिटरेसी रेट्स हैं। इसी तरह प्रोविंशियल लिटरेसी रेट्स हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 और उसका पेज नंबर 1 है, ठीक है। एजुकेशन की टाइप्स, मोड्स, ये सब कुछ हमने फाउंडेशंस, ये हमने इसके अंदर ऐसे ऐड किए। ये थर्ड चैप्टर है जी इसका, इसमें हमने टीचिंग मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ पे ये बनाया हुआ है। टोटल 22 चैप्टर हैं, 520 पेजेस की ये किताब है। 55 ग्राम पेज यूज़ हुआ है इसमें। और इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें हमने ये सारे चैप्टर इसी तरह ऐड किए हैं, ये आप देख लें, ठीक है, कि हमने किस तरह क्वालिटी कंटेंट बनाया। सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें हमने पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, ठीक है। ये 1000 प्लस पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि इसमें हमने ऐड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस नए एडिशन के अंदर सॉल्व फॉर्म में है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फादर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स हैं वो हमने ऐड किए हैं इसके अंदर, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये फील्ड है और उसके जो फादर के नेम्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर फादर ऑफ लेसन प्लानिंग है, हर्बर्ट है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, जॉन अमोस कम्यूनिस है। इसी तरह एटोमोलॉजी हमने ऐड की है। की स्कॉलर्स और उनके वर्क्स को हमने ऐड की है। ये देख लें, ये क्रक्स है कि एजुकेशन में जितने भी लोगों का जो जो की रोल है वो सारा हमने कैसे जो है ना टेबल की शक्ल में आसान अल्फाज में की पॉइंट्स को इंक्लूड करके ऐड किए, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना उसको क्विकली एब्ज़ॉर्ब कर लें, समझ लें, याद कर लें, पेपर में उनके काम आए। ये वर्ड्स और मीनिंग, जितने भी वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हैं सारे हमने एक लिस्ट बना ली है, ये भी बुक में ऐड की। अब आप इस बुक को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। किताब आप अपने होम एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। किताब मंगवाने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033280559050, 0332805595। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको इसकी कंटेंट लिस्ट भेजी जाएगी। और मज़े की बात, किताब की कीमत 1300 है, अभी हम डिस्काउंट ऑफ़र दे रहे हैं और यही जो किताब है ये आपको 1300 वाली किताब इस वक्त मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में। और साथ अगली मज़े की बात कि फ़्री होम डिलीवरी सर्विस है पूरे पाकिस्तान में। किताब ऑर्डर करने के लिए नंबर नोट कर लें 033280555905। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। लेक्चर नंबर 11 है हमारा आज। टीचिंग मेथडोलॉजी का सेकंड लास्ट लेक्चर है। कुछ छोटे से टॉपिक्स 2-3 रह जाएंगे, बड़े शॉर्ट स्मार्ट से, वो इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट भी हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेंगे। स्लाइड नज़र आ रही है सबको, विजिबल है प्लीज़? जी, यस सर। दरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ऑडियो विजुअल एड्स हमारा आज का टॉपिक है कि एक टीचर टीचिंग के दौरान जो मुख्तलिफ़ ऑडियो यानी सुनने से रिलेटेड, विजुअल यानी देखने से रिलेटेड जो हेल्पिंग मटेरियल यूज़ करता है उसको ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स का दूसरा नाम टीचिंग एड्स भी होता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग मटेरियल होता है टीचर के लिए,
तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स को हम टीचिंग एड्स भी बोलते हैं और सिंपली एवी एड्स भी लिखा पढ़ा और बोला जाता है। अब इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, ऑडियो एंड विजुअल, यानी सुनने से मुतालिक और देखने से मुतालिक कोई मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस। ऑडियो विजुअल एड्स, अच्छा सुनना और देखना ये हमारे कौन से उसमें आते हैं, बॉडी ऑर्गन्स में आते हैं? जी सेंसरी ऑर्गन्स कहा जाता है इनको। जी 5 सेंसेस अल्लाह ने हमें दिए हैं ना जी, तो उनमें से ये दो हैं, ठीक है, सुनना और देखना। जी सुनना, सुनना एंड देखना। अब शो हो रही है? यस सर। सुनना एंड देखना, ठीक है। लिसनिंग एंड हेयरिंग, ये हमारे जो है वो जो अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दिए उनमें से 2 सेंसेस हैं। तो हम ये कहते हैं कि एवी एड्स आर सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, यानी एवी एड्स वो चीज़ें हैं जो कि हमारे सेंसेस को ट्रिगर करती हैं। सेंसरी ऑब्जेक्ट्स आर इमेजेस विच इनिशिएट आर स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग, जो क्या करते हैं, लर्निंग को इनिशिएट या स्टिमुलेट करते हैं या फिर रीइंफोर्स के से मुराद किसी चीज़ में इजाफा करना, ठीक है। रीइंफोर्स लर्निंग ये बर्टन ने डिफ़ाइन किया। सेंसरी ऑब्जेक्ट्स आर इमेजेस विच इनिशिएट आर स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग, ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं। उसके बाद किंडर एस जेम्स की डेफिनेशन है, एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द टीचिंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे टीचिंग ज़्यादा कॉन्क्रीट अपने हाथों से किसी चीज़ को छू सकना, देख लेना, ये कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट हो जाती है, जिससे टीचिंग रियल हो जाती है, और डायनामिक यानी हर एक टॉपिक को आप एक मुख्तलिफ वे से, चेंजिंग वे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे लर्निंग इन्हांस होती है, लर्निंग बच्चे की स्टिमुलेट होती है और लर्निंग रीइंफोर्स होती है। अब अगर हम इनको डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ ऑडियो एड, व्हाट इज़ वीडियो एंड व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो एड्स वो एड्स होती हैं जिनके ज़रिए एक बच्चा जो है वो कोई चीज़ सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों में रेडियो चला करता था, आज से कुछ अर्सा पहले, वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस प्लेयर, ठीक है, MP3 प्लेयर, या जैसे ये ऑडियोनिक के डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह MP3 प्लेयर, ये हम असम्बली में माइक्स वगैरह ये चीज़ें भी बच्चों को ड्यूरिंग टीचिंग यूज़ करते हैं जब क्लास का साइज़ ज़्यादा होता है। तो ऑडियो एड्स वो एड्स होती हैं जो कि सुनने से मुतालिक हैं, विजुअल एड्स वो एड्स होती हैं जो कि देखने से मुतालिक हैं। अब जैसा मिसाल के तौर पर वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, कोई चार्ट्स, कार्ड्स, मैप्स, फ़ोटोज़, ग्लोब, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको बच्चा देख के उनसे कोई ना कोई चीज़ सीखता है। कितने परसेंट नॉलेज हम विजन से लेते हैं और कितने परसेंट लिसनिंग से लेते हैं, ये मैंने पढ़ाया है एक जगह जी, शाबाश। कोई बता सकता है आप में से? जी नॉलेज से 75%, 75% विजन से, 13% जो है विजन। वेरी गुड, शाबाश। ये जिन्होंने बताया उनके लिए बहुत बहुत शाबाश। अच्छा, विजन से हम लेते हैं 75%, लिसनिंग से हम लेते हैं, हेयरिंग से 13% 6% टच से, 3 स्मेल से और 3 टेस्ट से। ये हमारा मतलब 5 जो सेंसेस हैं हमारे, उनमें से हर एक से कितना हम नॉलेज गेन करते हैं। तो अब ये देखें 75 एंड 13, ये कितना बन जाएगा टोटल? 88% नॉलेज हम इन दो चीज़ों से ले रहे होते हैं, देखने से और सुनने से। स्मेल, टेस्ट, टच से हम 12% लेते हैं। तो अब देखें 88% नॉलेज हम किस से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलें, कि इससे हम 75% नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। अच्छा, हेयरिंग से हम कितना करते हैं? इससे हम करते हैं जनाब वाला 13%। अब 88% नॉलेज हम गेन कर रहे हैं कहाँ से? इन दो चीज़ों से, ठीक है।
तो ये कितनी इंपॉर्टेंट हुई टीचिंग लर्निंग में। अब ऑडियो विजुअल एड्स, वो एड्स जो एट अ टाइम ऑडियो भी हैं और विजुअल भी हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर टीवी है। टीवी, ये सवाल आया है कि टीवी विच कैटेगरी ऑफ, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ का इशू बाकी लोगों को भी है? आ रही है। अच्छा चलें, ये मुहतरमा आवाज आ आपका रही है। नेटवर्क इशू है। तो ऑडियो एड्स वो एड्स होंगी जो ऑडियो विजुअल एड्स, ये वो एड्स होंगी जिनको हम क्या करेंगे, सुन भी सकेंगे एट अ टाइम। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उस पर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं जिसमें आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये डबल फंक्शन कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम क्लास में यूज़ करते हैं। टीवी, फिल्म्स, कंप्यूटर, मोबाइल, दीज आर हेयर्ड एंड सीन। ये विजन से भी रिलेटेड हैं और लिसनिंग से भी रिलेटेड हैं। तो इनकी ये कैटेगरी हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपने थोड़ा सा इन तीनों को डिफरेंशिएट कर लेना है। अब ऑडियो विजुअल एड्स को हम क्लास में जब यूज़ करते हैं तो हम उनको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। दो बेसिक अब मिसाल के तौर पर आपके पास चार्ट है एक, ठीक है, आप चार्ट बोर्ड के ऊपर या किसी वाल के ऊपर हैंग कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको किसी एडिशनल मशीन डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया ना जी। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, वो कैमरा से कैप्चर की, अब आपने पूरी क्लास को वो फ़ोटो एक दिखाना है, तो उसके लिए आपको कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो बड़ा करके दिखाए। आपके कंप्यूटर में स्लाइड पड़ी है, लेकिन अब वो स्लाइड आप सारे बच्चों को, क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, कंप्यूटर से नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी भाई जी, क्या चीज़ रिक्वायर होगी? प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया, ठीक है ना जी। तो प्रोजेक्टर चाहिए होगा आपको। तो हम क्लासिफाई करते हैं एवी एड्स को बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन, कि वो तमाम एड्स जिनको पूरी क्लास को दिखाने के लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उन एड्स को, माइक प्लीज़ ऑफ कर लें, किसका माइक ऑन है। तो उन तमाम डिवाइसेस को, सॉरी, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जिनको इनलार्ज करके दिखाने के लिए, बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए, पूरी क्लास को दिखाने के लिए हमें किसी न किसी मशीन या डिवाइस की हेल्प लेना पड़ती है। उसके बगैर हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। उन एड्स को, उन ऑडियो विजुअल एड्स या टीचिंग एड्स को प्रोजेक्टेड एड्स कहा जाता है। विजुअल एड्स आर पिक्चर शाउन अपॉन अ स्क्रीन बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, ओपेक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये अभी हम आगे देखेंगे इन सब की एक्सप्लेनेशन। दूसरी कैटेगरी है ये वो विजुअल इंस्ट्रक्शन या डिवाइसेस या इक्विपमेंट या इमेजेस, पिक्चर, मैप्स, मटेरियल होते हैं जिनको किसी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट या डिवाइस के बगैर हम डायरेक्टली दिखा देते हैं। कोई ग्राफ हैं, कोई चार्ट्स हैं, कोई मॉडल्स हैं, ठीक है, मैप्स हैं, पिक्चर्स हैं। इस तरह की ये वो चीज़ें हैं जिनको दिखाने के लिए हमें किसी भी मीडिया डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कहते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। अब देखें प्रोजेक्टेड एड्स, यानी वो एड्स जिनके दिखाने के लिए हमें किसी मशीन की ज़रूरत होती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से 100 साल पहले। आज से 100 साल पहले जब चीज़ें ये नहीं होती थी ना, 3D इमेजेस बनाना और 3D इमेजेस को डिस्प्ले करना और इनका दिखाना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था। तो उस टाइम जो है ना, ये एक प्रोजेक्टर यूज़ होता था उन चीज़ों के लिए जो नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, जिनको ओपेक कहा जाता है। वो चीज़ जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओपेक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्टर थे जो ऐसी चीज़ों को, जैसे कोई स्टोन है उसको बड़ा करके दिखाने के लिए, ठीक है ना जी, कोई एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, उसको बड़ा करके दिखाने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती थी। तो इनके ऊपर एक लैंप के ज़रिए लाइट की जाती थी, थ्रो की जाती थी। वो लाइट जो है ना, वो मुख्तलिफ प्रिज्म से गुज़रती हुए उसके ऊपर जब फाल करती, जब स्लाइड भी जी सर, स्लाइड भी आ रही है। विजिबल, अच्छा
अच्छा, बात हम कर रहे थे कि ओपेक मटेरियल को इनलार्ज करके, जैसे कि आपका कोई पेज था, कोई मिनरल स्पेसिमेन, कोई ड्राइंग थी, स्लाइड शो नहीं। तो उसको इनलार्ज करके जब हम स्टूडेंट्स को दिखाते तो इसके लिए जो मशीन या डिवाइस यूज़ की जाती उसको ओपिक प्रोजेक्टर या एपीस्कोप या एपीडेस्कोप का नाम दिया जाता था। अब आ रही है जी स्क्रीन नज़र सबको? जी जी सर, आ सर। रही है सर। अच्छा, अगर किसी को जी नहीं आ रही सर। तो वो लीव करके ज्वाइन कर ले, मेरी तरफ से इशू नहीं है। तो ओपिक के दो नाम और हैं, एपीस्कोप या एपीडायस्कोप। दूसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये अगर आप दूसरी इमेज को देखें तो स्लाइड बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी शीट है, जैसे ये नीचे देख रहे हैं ना, ये फिल्म हुआ करती थी, पुराने जो सर। कैमरे होते थे ना, मैनुअल कैमरे, उनमें इस तरह की फ़िल्म हुआ करती थी। उस फिल्म के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना सीन जो है वो कैप्चर होते थे एक एक फ़ोटो में। तो इस स्लाइड में भी इसी तरह की, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी शीट। इसकी अगले पेज पे मैं दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे बड़ी क्लियर नज़र आ रही होगी, ये इस तरह की। ठीक है, ये शीट नज़र आ रही है, ये वाली नीचे जी। ये जो आप लोग आप शवारमा खाते हैं, तो शवारमे के बाहर जो एक पेपर लिपटा होता है उसको कहते हैं बटर पेपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का होता है, वो थोड़ा सा साफ ज़ाहिर हल्की क्वालिटी का होता वो भी यही इसी की नस्ल का है, बट वो थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का होता है। तो ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास की तरह, ये वाला पेपर बिल्कुल ग्लास की तरह। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी शीट, यानी ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइडों से नज़र आता है। तो ये जो मेरी बुक है ना, हम जब ये बुक प्रिंट करवाते हैं ना तो पहले इसी तरह के पेज के ऊपर, जिसको ट्रांसपेरेंसी शीट या बटर पेपर कहा जाता है, इसके ऊपर पहले वो पेज प्रिंट होता है, फिर वो मशीन में लगता है और फिर जाके किताब जो है प्रिंट होके जो आपको मिलती है वो इस शक्ल में आती। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी इसी तरह की लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि एक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक सीन या कैप्चर होता है, ये ट्रांसपेरेंसी है। फिर दूसरी, ये अगर आप देखें तो काफ़ी सारे इसमें सीन जो है वो कैप्चर किए गए हैं। अच्छा, फिर ट्रांसपेरेंसी को इस मशीन के अंदर लगाया जाता है, इसमें जो भी चीज़, जो भी इमेज, जो भी सीन कैप्चर किया गया होता है वो इसको डिस्प्ले कर देती है ये वाली मशीन। इसको कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। एक स्लाइड पे एक जो है वो क्या होता है, कोई इमेज जो है वो कैप्चर की होती है, तो इसको स्लाइड प्रोजेक्टर कहा जाता है। ये कोई मुख्तलिफ फॉरेस्ट की, कोई ज़ू की, कोई मीडो की, इस तरह की मुख्तलिफ शेप्स जो है वो पिक्चर्स जो हैं वो इसमें रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं बच्चों को दिखाने के लिए यूज़। आजकल तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी या मल्टीमीडिया का दौर है, पहले इन चीज़ों का सहारा लिया जाता था। उसके बाद है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो वीसीआर हुआ करता था या मैनुअल कैमरे होते थे, आजकल तो डिजिटल कैमरे, उसमें इस तरह की रील होती थी, स्ट्रिप होती थी। ठीक है, तो ये फिर 40 से 45 जो है इसमें पिक्चर्स कैप्चर की जाती हैं, फिर इनकी धुलाई होती थी और फिर ये पिक्चर्स मिला करती थी। तो ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस हुआ करता था। तो ये भी यूज़ होता था फिल्म स्ट्रिप। ठीक है, तो बच्चों को मुख्तलिफ जगहों की पिक्चर जो है वो कैप्चर कराई हुई की हुई, ये फिर दिखाने के लिए इस तरह फिल्म स्ट्रिप, इसके ऊपर लेंस लगाया जाता था, तो बच्चे इसको देखते थे लेंस के थ्रू, तो ये बड़ी नज़र आती थी। 20 से 50 डिफरेंट स्लाइड होते थे एक स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है जी। तो ये जो नंबर्स हो रहे ना, लाइक 70 mm वगैरह, ये चीज़ें मेमोराइज करना चाहिए। क्या चीज़ शो हो रहा है, दोबारा पूछें। तो ये नंबर्स वगैरह आ रहे ना सर, ये स्लाइड प्रोजेक्टर में, जैसे ये 20 से 50 स्लाइड, ये वाला पूछ रही हैं हम? वो भी ऊपर स्लाइड प्रोजेक्टर में सर 20 mm, 35 mm, 6 mm। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे उसके साइज़ के लिए उसको छोड़ें, बस उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। उसके बाद है OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ये लेटेस्ट फॉर्म है प्रोजेक्टर की। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो ना, ये हेड है इसका, ये ऊपर वाली साइड, इसके ऊपर इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पूरी शीट, पूरा पेपर। ये उस पेपर को अपने इस लेंस के थ्रू, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है,
इसके ऊपर ये शीट रखी जाती है, ये इसको इनलार्ज करके ना स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो चूँकि इसके हेड के ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है इसलिए इसको OHP ओवर हेड प्रोजेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना ये एसीटेट की बनी होती है। ठीक है, एसीटेट एक केमिकल है, उससे ये मिलके बनी होती है। तो इस ट्रांसपेरेंसी के भी काफ़ी सारे नाम है, व्यू फॉयल, फॉयल या व्यू ग्राफ। ये थिन है, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। सेलुलोज एसीटेट ये वुड से लिया जाता है, लकड़ी से लिया जाता है। ठीक है, तो ये उसकी बनी होती है जिसका ये टिश्यू पेपर भी बनता है, इसी चीज़ का सेलुलोज का ही होता है वो टिश्यू पेपर। अच्छा, तो उसके बाद मल्टीमीडिया है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वीडियो ड्राइव है। ये सारे भी हमारे यहाँ यूज़ होते रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए? प्रोजेक्शन डिवाइसेस के लिए। अब हम देखते हैं नॉन प्रोजेक्टेड डिवाइस। इसमें ग्राफ, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, मैप्स, पिक्चर्स और पोस्टर्स ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड में ये वो चीज़ें हैं जिनको दिखाने के लिए हमें किसी भी बड़े पैमाने पे दिखाने के लिए कोई मशीन या डिवाइस की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। इनमें सबसे पहले देखें ग्राफ हैं। ग्राफ जो है ना कोई डायग्राम है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखें पाई ग्राफ। पाई ग्राफ या पाई चार्ट ये इस तरह का सर्कुलर दायरानुमा चार्ट होता है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की परसेंटेज को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसके हम मुख्तलिफ़ सेगमेंट परसेंटेज के हिसाब से बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पूरा सर्कल 100 का है, 100% का होगा। तो अगर ये फ़र्ज़ करो ये और ये ब्लू एंड ग्रीन ये सारा एक ही होता है तो हम कहते हैं 50%। अब जितनी जिस चीज़ की परसेंटेज होती है उतना ये इसका एक स्लाइस या एक एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को स्लाइस या सेगमेंट कहा जाता है। हर हिस्सा या स्लाइस या सेगमेंट उतनी परसेंटेज को ज़ाहिर करता है जितनी किसी भी चीज़ की परसेंटेज होती है। मिसाल के तौर पर एक क्लास है, वहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की क्लास है कि वहाँ पे सिंध से पढ़ने वाले कितने हैं, बलूचिस्तान से पढ़ने वाले कितने हैं, KP से कितने हैं और पंजाब से कितने हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी पंजाब से पढ़ने वाले 40% हैं, सिंध से पढ़ने वाले 30% हैं, KP से 20 हैं और बलूचिस्तान से 10% है। तो जिसकी जो परसेंटेज होगी वो इधर हम सर्कल के ऊपर बना लेंगे। इसको कहते हैं पाई ग्राफ। सर्कुलर चार्ट्स डिवाइड किया जाता है डिफरेंट साइज़ के सेगमेंट्स में। हर सेगमेंट को स्लाइस कहा जाता है जिसके ऊपर एक परसेंटेज वैल्यू मेंशन होती है। इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ ईच सेट ऑफ डाटा। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट को पसंद करने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज यहाँ पे इस वक्त दिखाई गई है। यूज टू डिस्प्ले कैटेगोरिकल डाटा एंड प्रोवाइड अ क्विक स्लाइड। बाकी लोगों को नज़र आ रही है? आ रही है सर। ओके, अच्छा, अब बात हम ये कर रहे थे कि ये कैटेगोरिकल उस डाटा को कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई लैंग्वेज है, ठीक है ना जी। एक चीज़ होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव जो चीज़ें होती हैं ना उनकी परसेंटेज दिखाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर कोई किसी चीज़ को लाइक कितना करता है किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, एक क्लास है तो उसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, साबिर साहब आपके माइक को मैं कम से कम 4 दफ़ा ऑफ कर चुका हूँ। तो ये मतलब बात करने का कि ये जो है ना पाई ग्राफ ये मुख्तलिफ़ परसेंटेज को डिस्प्ले करने के लिए जो चार्ट यूज़ किया जाता है इसको पाई ग्राफ कहा जाता है। इट प्रोवाइड अ क्विक एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन ऑफ होल। ठीक है, क्योंकि मुकम्मल चीज़ जो है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है ये उसके लिए ये चार्ट यूज़ किया जाता है। रेशो प्रोपोर्शन वगैरह दिखाने के लिए ये चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सॉरी जी वालेकुम सलाम। सर अभी आपने कहा कि क्वालिटेटिव डाटा को ये रिप्रेजेंट करता है तो क्वांटिटेटिव को पाई चार्ट नहीं करेगा? नहीं करता है, मैंने कहा कि फोकस इसका होता है कैटेगोरिकल डाटा, यानी ये ठीक हो मोस्टली गया यूज़ सर। किया जाता है कैटेगोरिकल डाटा के लिए। जी ठीक अच्छा, हो गया उसके बाद देखें लाइन ग्राफ है। लाइन सर ग्राफ मोस्टली रिसर्च मेथोडोलॉजी।
हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी होता है। लाइन ग्राफ देखें, लाइन ग्राफ बेसिकली किसी चीज़ के कंटिन्यूसली चेंज होने के लिए, चेंज जो कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही होती है ना, उसको दिखाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्रिकेट आप में से जो देखते हैं तो वो पहले ओवर से 20वें ओवर तक पहले ओवर में कितने रन्स बने, दूसरे में इसी तरह वो कंटिन्यूसली जो रन रेट चेंज हो रही थी वो दिखा रहे होते हैं एक लाइन ग्राफ से। इसी तरह एक सुबह के टाइम सूरज तुलू होता है तो वो दोपहर तक उसका टेम्परेचर राइज़ होता है और कंटिन्यूसली राइज़ होता चला जाता है, उसके बाद टेम्परेचर कम होता होता वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इसको भी लाइन ग्राफ के ज़रिए हम जाहिर करते हैं। अच्छा, किसी भी मुल्क के अंदर जो है किसी भी कोरोना के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं 2026 के शुरू से लेकर एंड तक। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि किस चीज़ को दिखाने के लिए ज़ाहिर किया जाता है, किसी कंटिन्यूस चेंज को जो कि वक्त के साथ साथ जिसमें मुसलसल तब्दीली आ रही हो, किसी भी ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए ये ज़ाहिर किया जाता है। अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर टाइम, इसको लाइन चार्ट भी कहा जाता है। लाइन ग्राफ आर इफेक्टिव फॉर इलस्ट्रेटिंग ट्रेंड्स, पैटर्न एंड चेंजेस ओवर टाइम। मिसाल के तौर पर एक टेम्परेचर है, वो दिन के शुरू में कहाँ होता है और फिर 4 बजे जाकर कहाँ पहुँचते, तो हम सुबह 8 से 4 बजे तक एक लाइन ड्रा करेंगे कि टेम्परेचर किस वक्त कितना रहा। दूसरा है कि नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, ये 2 एग्जांपल्स हैं। तो ये कंटिन्यूसली कोई चीज़ चेंज हो रही है ना, उसको दिखाने के लिए ये चार्ट या ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर है बार ग्राफ। बार ग्राफ यूज़ किया जाता है 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप दिखाने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल डाटा और क्वांटिटीज़। इसमें क्या होती हैं, इस तरह की बार्स होती हैं। एक बार को स्ट्रिप कहा जाता है, एक बार को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर बार, मुस्ततील नुमा ये होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एक बार को स्ट्रिप कहा जाता है। ये 2 चीज़ों के दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप को या कंपैरिजन को दिखाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है जी, वो एक हफ़्ते का अपना ख़र्च देखता है कि जी मेरा पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना, 5वें दिन इतना। तो इधर लिखेगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7। इधर लिखेगा एक्सपेंसेस 500, 1000, 1500, 2000, 2500, वो इधर लिख देगा। तो ये उसको पता चल जाएगा एक ही ग्राफ से कि मेरा किस दिन कितना खर्च हुआ। ठीक है, इसी तरह क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेड को पसंद करते हैं कलर को, कुछ येलो को कितने करते हैं, ब्लू को कितने करते हैं, ग्रीन को कितने करते हैं। 2 चीज़ों के दरमियान ये रिलेशनशिप ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक ये है कि इसको कहते हैं वर्टिकल, कोई भी ऐसी चीज़ जो टॉप से बॉटम की तरफ हो, ऊपर नीचे ऐसे सीधी, इसको कहते हैं वर्टिकल। और अगर कोई चीज़ दाएं बाएं हो, राइट लेफ़्ट, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल। तो बार ग्राफ की 2 कैटेगरीज या टाइप्स होती हैं, हॉरिजेंटल ये वाले और वर्टिकल ये। वर्टिकल बार ग्राफ या हॉरिजेंटल, दोनों का काम एक ही है। आप इधर से बना दें या इधर से। स्लाइड चेंज करें। स्लाइड बार ग्राफ वाली शो हो रही है बाकी लोगों को? हो रही है जी सर, वो सर स्लाइड शो हो रही है बट वो चेंज हो रही है। बारकोड बार ग्राफ वाली नहीं हो रही शो। अच्छा चले, नहीं बार ग्राफ वाली किसी को भी नहीं हो रही थी। हो रही थी। अच्छा चलें, ये जिन लोगों का नेटवर्क, जिनका आप में से जिनका नेटवर्क का इशू होगा ना, ये उनको फिर ये इशू आता है। ठीक है जी। और ये लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? हाँ, बार इसमें देखें ना, लाइन ग्राफ में आप 2 चीज़ों के रिलेशनशिप को दिखाते हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें आप जो है ना, इसमें देखें कि बार्स आपस में कोई मिली शिली कोई नहीं हुई। ये पहले दिन का खर्च, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथा, ये रेड कलर इतने स्टूडेंट्स को लाइक, येलो इतने को, ब्लू इतनों को और ग्रीन इतने को। लाइन ग्राफ में ऐसा नहीं है। लाइन ग्राफ में तो देखें ये मिसाल के तौर पर सुबह 7 बजे इतना टेम्परेचर था, 8 बजे इतना था, 9 बजे इतना था, 10 बजे इतना था, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो इसमें कोई चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। और इसमें एक लाइन ड्रा की जाती है, कोई बार या स्ट्रिप्स नहीं बनाई जाती इसमें, ठीक है। जिसकी जितनी मतलब परसेंटेज है या क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसमें बार बनाई जाती हैं।
एक बार को इसमें वो स्ट्रिप कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है मल्टीपल बार चार्ट। अब जैसे मिसाल के तौर पर क्लास में स्टूडेंट हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो किस कलर को लाइक करते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में जो है ना वो 100 बच्चे हैं, तो ग्रीन कलर को 20 बच्चे लाइक करते हैं। अब उस 20 बच्चों में बच्चियां कितनी हैं, मेल कितने और फीमेल कितने हैं, बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने हैं। तो जब हम डिफरेंट कैटेगरीज़ की सब कैटेगरीज़ भी एक साथ बताएं, अब ये देखें ना मिसाल के तौर पर ये कितने स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, कितनों का ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप सी वाले कितने बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, या इसी तरह ए बी ओ, या इसी तरह जो भी आप नाम दे दें किसी भी चीज़ की। जब हम उसको इस ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करेंगे, दो एक यानी देखें ना जेंडर है ना, तो उसमें मेल एंड फीमेल कर लें, ठीक है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कर लें क्लास के अंदर बच्चों को। तो इधर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर ग्रुप ए बी सी डी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी, 4 ग्रुप बना लिया आपने। अब ये देखना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए कितने बच्चों का है, ठीक है। तो इसमें फिर हम फर्दर ये देखेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स को साफ है वो दो अलग जेंडर हैं, तो उनकी तादाद भी हम लिख देंगे यहाँ पे। अब जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है गर्ल्स के लिए ये ब्लू, और ये ऑरेंज जो है ये बॉयज़ के लिए है। तो जब हम दो सब कैटेगरीज़ को, ठीक है, जो कि एक मेन कैटेगरी की दो सब कैटेगरी हैं, उसको बार चार्ट की मदद से ज़ाहिर करते हैं, तो इसको मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता, बार चार्ट में सिंपली किसी एक चीज़ की हम बात करते हैं, रेड येलो कलर या स्टूडेंट्स हैं, इस तरह एक ही चीज़ की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ रिलेट किया जा रहा होगा। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू कंपेयर डिफरेंट सब कैटेगरीज विद इन ईच मेन कैटेगरी। अ मल्टीपल बार चार्ट इज आल्सो नोन एज ग्रुप बार चार्ट, दैट इट कंपेयर्स द मल्टीपल कैटेगरीज विद इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें हम ये देखें, यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं गर्ल्स और 20 स्टूडेंट हैं जनाबे वाला बॉयज़, ठीक है। तो अगर वैसे हम उस चार्ट की मदद से दिखाते तो हम इसको टोटल कितना बना लेते, 30 पे ले जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह इसको मल्टीपल बार चार्ट कहा जाता है जी। अच्छा जी, ये बार का टाइप नहीं है ना, आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई मुझे। ये बार का टाइप नहीं है ना, ये अलग है ना क्या चीज़? मल्टीपल जो बार होगा। हाँ नहीं, वो बार ग्राफ नहीं है, बार ग्राफ से अलग एक चीज़ है, मल्टीपल बार इसका नाम है, ये अलग कैटेगरी है। उसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब ये देखें, फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है, ये कॉल पर्सन ने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी हिस्टोग्राम, ये जो बार है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा, हमने एक टेस्ट लिया बच्चों का, ठीक है, और उसमें हमने बच्चों के मार्क्स लगा दिए, 50 नंबर का टेस्ट था। हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है, यानी 1 नंबर से लेकर 10 तक कितने बच्चों के आए, 11 से 20 तक कितने बच्चों ने नंबर लिए, 21 से 30 तक कितने बच्चों ने नंबर लिए, 31 से 40 तक कितने बच्चों ने नंबर लिए, 41 से 50 तक कितने बच्चों ने नंबर लिए। अब हम इस साफ ज़रा इनको अलग तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक कंटिन्यूम चल रहा है, 0 से 20, 0 से 1 से 10, ठीक है, 11 से 20, 21 से 30, इस तरह एक कंटिन्यूम में चल रहा है, या 0 से 20, 20 से 30, 40, इस तरह ये 100। तो इसमें एक कंटिन्यूम चल रहा है। तो इसमें जो ग्राफ होते हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ अकरेंस। आप देखें 0 से 10 तक, मिसाल के तौर पर 100 बच्चों में से 12 बच्चों के नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी 12 बच्चों ने 0 से 10 तक नंबर लिए। अच्छा, 11 से 20 तक फ़र्ज़ करें हम 20 बच्चों ने नंबर, हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी 20 है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम जो है वो यूज़ किया जाता है। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब अगर उसी हिस्टोग्राम की आप बात कर लें ना, उसी हिस्टोग्राम को, ठीक है, जब हम क्या करते हैं,
एक लाइन की मदद से ज़ाहिर कर देते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये जी पहले बच्चे के नंबर फ़र्ज़ करें थे यहाँ पे 10 5 थे, दूसरे के 10, फिर आगे 20, फिर किसी बच्चे के फिर 10 आ गए, इस तरह। यानी इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ बार बना लेते हैं। 0 से लेकर 10 तक जो है वो फ़र्ज़ करें कोई बच्चा नहीं था तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। 11 से 20 तक 10 बच्चे थे, 21 से 30 तक 12 बच्चे थे, ठीक है, और 31 से 40 तक 30 बच्चे थे और आगे 8 बच्चे थे। तो इस सारे वो चीज़ें वो इसी तरह हम बार यहाँ पे बना लेंगे और उनके सेंटर्स को एक लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो इस लाइन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। ये उसी फ्रीक्वेंसी को जब हम एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं ना, हिस्टोग्राम की मदद से जो फ्रीक्वेंसी हमने ली, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। तो ये तो कभी नहीं पूछा गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये पूछा गया हिस्टोग्राम किसने दिया है, ठीक है ना जी। और बार जो है हमारा पाई ग्राफ, ये कैटेगोरिकल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सवाल भी पूछा गया। परसेंटेज को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ किया जाता है, वो भी पाई है, ये सवाल भी पूछा गया पेपर में। कैंसर पेशेंट को देखने के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ किया जाता है, ये सवाल भी आया है। कंटिन्यूस जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं किसी कंट्री में कैंसर पेशेंट, तो उसके लिए लाइन ग्राफ यूज़ किया जाता है। तो ये सवाल जो है पास पेपर्स में पूछे गए हैं। अब उसके बाद है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड किसको कहते हैं, ऐसा कार्ड जिसकी एक साइड पे सवाल और दूसरी साइड पे उसका जवाब लिखा होता है, इस ऐसे कार्ड को फ्लैश कार्ड कहा जाता है। ये बेसिकली बच्चे की मेमोराइजेशन में हेल्प देता है ये कार्ड, ठीक है, जिसकी दोनों साइडों पे इंफॉर्मेशन होती है। एक साइड पे 5 - 5 इज़ इक्वल टू, बैक साइड पे 0 लिखा होगा, ठीक है। 5 + 5 इज़ इक्वल टू, बैक साइड पे 10 लिखा होगा। तो फ्लैश कार्ड जो है वो क्या है, डबल साइडेड कार्ड होते हैं जिसकी दोनों साइडों पे इंफॉर्मेशन, फ्रंट साइड पे क्वेश्चन और बैक साइड पे आंसर होता है। आपने मुख्तलिफ जो क्विज़ प्रोग्राम टीवी पे देखे होंगे तो वो जो एंकर हैं उनके हाथों में भी कार्ड होता है एक, तो उस कार्ड की फ्रंट पे क्वेश्चन होता है और बैक पे आंसर लिखा होता है, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता है ना सवालों के जवाब। तो टीचर भी इस तरह का कार्ड क्लास में यूज़ करता है, इसको फ्लैश कार्ड कहा जाता है। दूसरा है फ्लो चार्ट, ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनोग्राम। ऑर्गेनोग्राम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को, एक फैमिली है उसमें दादा, फिर उसके बेटे, फिर उनकी आगे औलादें, फिर आगे उनकी औलादें, तो एक हम फैमिली स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये दादा, उसके आगे 4 बच्चे। इसी तरह किसी इदारे के सरबराह का कि इस इदारे का हेड कौन है, उसके नीचे कौन मेन ऑफिसर काम करे, उनके नीचे कौन और उनके नीचे कौन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑर्गेनोग्राम, ठीक है। जैसे ये इस तरह का ये एक बना हुआ आपको नज़र आ रहा है ऑर्गेनोग्राम, ठीक है, या हायरार्की भी इसको कहा जाता है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ। तो फ्लो चार्ट बेसिकली किसी भी इदारे की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो हायरार्की या ऑर्गेनोग्राम को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को लोएस्ट से हाईएस्ट या हाईएस्ट से लोएस्ट ये दिखाने के लिए ऑर्गेनोग्राम यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है फ्लिप चार्ट्स। फ्लिप चार्ट, ये इस टीचर फीमेल को अगर इसकी पिक्चर को देखें तो ये मुख्तलिफ चार्ट्स इसने लिखे हुए हैं और वो चार्ट एक स्टैंड के ऊपर हैंग किए हुए हैं, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन है। एक सवाल या एक टॉपिक एक चार्ट पे है। वकील हसन साहब माइक ऑफ करें। अच्छा, तो ये क्या कर रही हैं मोहतरमा, ये मोहतरमा चार्ट्स मुख्तलिफ जो है इनके ऊपर उसने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको वो चेंज करती जा रही हैं, बच्चे उसी से सीखते चले जा रहे हैं, ठीक हो गया। इसको कहते हैं फ्लिप चार्ट। सीरीज ऑफ चार्ट्स, टॉपिक सीरीज ऑफ अ चार्ट्स ऑन अ सेम टॉपिक टैग टुगेदर ऑन अ स्पोर्टिंग स्टैंड, ठीक है। इसमें टीचर को कुछ लिखना नहीं पड़ता बोर्ड के ऊपर, पहले से प्रिपेयर्ड चार्ट्स, जैसे मैंने आज स्लाइड्स पहले से प्रिपेयर की हुई हैं तो मुझे अभी कुछ नहीं करना पड़ रहा, लिखने वाला काम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ बताने वाला काम है। तो ये भी ऐसा ही होता था कि फ्लिप चार्ट के ऊपर एक चार्ट पढ़ाया, उसको फ्लिप किया, अगले पे आ गया, उससे अगले सीक्वेंस में होते हैं चार्ट्स। उसके बाद है चेन चार्ट।
चेन चार्ट में किसी चीज़ को सर्कल में दिखाने के लिए, साइकिल या सर्कल में दिखाने के लिए जो चार्ट यूज़ किया जाता था, उसको किया जाता है, उसको चेन चार्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पानी ज़मीन से निकला, ठीक है, और फिर किसी एनिमल ने पिया, किसी उसने पिया, ठीक है, फिर ये पानी जो है वो घर से वेस्ट होके बाहर गली में आया, गली से फिर ये जो है ना वो बुखारात बना, फिर बादल बना, बादल से बारिश बरसी, बारिश से फिर पानी उसी जगह। अब ये एक सर्कल में इसी चीज़ को जब हम दिखाएंगे तो उसके लिए जो चार्ट यूज़ करेंगे, चार्ट के ऊपर जो सर्कल बनाएंगे, तो उस चार्ट को चेन चार्ट कहा जाता है। यानी किसी इंफॉर्मेशन को जब आप सर्कुलर शक्ल में दिखाते हैं तो उसको चेन चार्ट जो है वो कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है बोर्ड्स। उसके बाद है बोर्ड्स। अब बोर्ड में देखें सबसे पहले फ्लैनल बोर्ड। ये एक बोर्ड है, ये टीचर ने इस तरह, ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अक्सर आपने देखा होगा। तो इस तरह का कपड़े का बोर्ड है, इसके ऊपर एनिमल्स की इस तरह की कोई चीज़ जो है वो साथ इसके अटैच की जाती है, एडहेयर की जाती है, ठीक है, हैंग की जाती है। तो फ्लैनल बेसिकली किसी वुडन क्लॉथ को कहा जाता है, ठीक है, वुलन क्लॉथ को, नॉट वुडन क्लॉथ, ठीक है, किसी कपड़े को कहा जाता है। ये कपड़े के ऊपर ये जो इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं पिन की मदद से, तो इस तरह के बोर्ड को जो कपड़े का बना, पीछे तो साफ ज़रा कोई वुड शीट होगी तो उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है, तो इस कपड़े के ऊपर जो है किसी पिन की मदद से जब कोई एनिमल या प्लांट्स इस तरह या कोई स्ट्रक्चर, कोई और चीज़ जो है यहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपकाई जाती है, इसको हैंग की जाती है, तो इसको फ्लैनल बोर्ड कहा जाता है। फिर है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड इस तरह के जो नोटिस बोर्ड होते हैं ना, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन पेस्ट की जाती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, उस बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड को क्या कहा जाता है? बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। फिर है पेग बोर्ड। पेग बोर्ड हमारे यहाँ स्कूलों में तो कम यूज़ होता है, बट लेबॉर्ट्रीज़ में, लाइब्रेरीज़ में ये इस तरह का बोर्ड यूज़ होता है, क्लासरूम में ज़्यादातर नहीं होता। तो लाइब्रेरी में, लेबॉर्ट्री में या किसी वर्कशॉप पे आपने देखे होंगे इस तरह के, तो मुख्तलिफ जो कारीगर हैं वो अपने इक्विपमेंट्स, आलात जो हैं इसके ऊपर हैंग करते हैं। तो इसी तरह क्लास में या लेबॉर्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उनको हैंग करने के लिए एक परफोरेटेड सुराखदार, जिसमें सुराख किए होते हैं, वो बोर्ड यूज़ किया जाता है। इसको पेग बोर्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, आजकल स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, तो मतलब ये लिखते भी हैं, इरेज भी करते हैं, सब कुछ उसमें ऑटो है, तो जो कुछ आप बोलते हैं तो वो उस लिख भी लेते हैं, उसके ऊपर जो है वॉइस टाइपिंग भी पॉसिबल है। तो इस तरह के बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहा जाता है। चाक बोर्ड और वाइट बोर्ड जो है वो हमारे यहाँ कॉमनली यूज़ होते हैं। तो ये बोर्ड्स के कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद है डायमेंशनल एड। किसी डायमेंशनल एड ऐसी चीज़ होती है जो कोई मॉडल होता है, और मॉडल किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको आप 3 एंगल से देख सकें, फ्रंट बैक, ठीक है, राइट लेफ़्ट से, फ्रंट बैक से आप देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं मॉडल। 3D कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम मॉडल बोलते हैं। अब ये मॉडल, स्लाइड नजर नहीं आ रहा। मॉडल स्लाइड बाकी लोगों को नज़र आ रही है डायमेंशनल एड वाली? आगे नहीं जा रहा सर, वही रुका हुआ। नहीं, डायमेंशनल नो सर, नहीं आ रही। डायमेंशनल एड वाली नज़र नहीं आ रही किसी को भी? चलें अभी बताइएगा। सर आ अभी रही है? नजर आ रहा। अच्छा चलें, अब बताइएगा जी, अब आ रही है? नो सर। आवाज नहीं आ रही। इस तरह ओके। अच्छा, मॉडल मैंने कहा कि किसको कहते हैं? किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब एक पिक्चर आपके सामने पड़ी है ना, वो 2D ऑब्जेक्ट है, 3D नहीं है। ग्लास है, उसको आप हर एंगल से देख सकते हैं, उसको 3D चीज़ बोलते हैं। तो मॉडल चूँकि साज़र है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो ऑब्जेक्ट की शक्ल में होती है।
तो ये उस ऑब्जेक्ट से के बराबर के साइज़ के भी हो सकते हैं, कम साइज़ के भी, ज़्यादा साइज़ के भी हो सकते हैं। इसकी अब मुख्तलिफ आगे एग्जांपल है। मॉकअप मॉडल बेसिकली एक है ना, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई जहाज़ है या कोई डिवाइस है, तो वो बड़े पैमाने पे मतलब उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, हैवी वेट है, हैवी साइज़ की है। तो मिसाल के तौर पे एक ट्रक है या बस है, एरोप्लेन है, तो उसी चीज़ का बिल्कुल एग्जैक्टली उसी चीज़ का एक टेबल सैंपल बनाया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर एक एरोप्लेन है ना जी, तो वो 100 मीटर जगह घेर रहा है फ़र्ज़ करो, तो उसी एरोप्लेन का एक सैंपल 1 फीट 1.5 फीट का बनाया जाएगा, टेबल सैंपल बनाया जाएगा कि उसको किसी भी जगह रख के उसके मॉडल को एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा सके। उसको कहते हैं मॉकअप मॉडल। ये इधर देख लें, ठीक है ना, ये छोटी छोटी डिवाइसेस, ये वाली, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसी चीज़ की जो बड़े साइज़ की होती है ना, बड़े साइज़ की ये मशीनरी होती है, तो उसका ये स्मॉल सैंपल होता है, ठीक है। तो इसमें एक तो बड़ी मशीनरी काम कैसे जैसे करती है वो हॉस्पिटल दिखाया होती जाता है, है। जी जी जैसे बिल्डिंग होती है जैसे हाँ, बिल्डिंग्स के भी बनाए जाते हैं बिल्डिंग मॉकअप मॉडल, यस, बनाए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह इसके पार्ट्स को आप अलग करके देख सकते हैं, ठीक है, और ये मशीनरी फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है ये भी इससे देखा जा सकता है। इसको मॉकअप कहते हैं। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर फ्रॉग के किसी या रैबिट के किसी सिस्टम के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो रैबिट को या फ्रॉग को आप क्लास में ले आएंगे, माइक ऑफ कर दें। रेप्लिका आप बड़ी चीज़ को क्लास में तो नहीं ला सकते, आप उसकी एग्जैक्ट कोई कॉपी जो है क्या करते हैं, उसकी एग्जैक्ट उसी तरह की कोई कॉपी बनवा लेते हैं मट्टी की, ठीक है, या फिर ये है कि प्लास्टिक की या मेटल की, तो इसको कहते हैं रेप्लिका। किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिकेशन कहते भी उसी चीज़ को है, तो इसको रेप्लिका कहा जाता है। फिर है पपेट्स कहते हैं मूवेबल एनिमल्स, मूवेबल पर्सन्स, मूवेबल बर्ड्स एनिमल या इन चीज़ों के जो मूवेबल मॉडल्स बनाए जाते हैं छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, इनको पपेट्स कहा जाता है। फिर है स्पेसिमेन, लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के जो है वो सैंपल रखे जाते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, प्रिजर्व करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, उन सैंपल्स को स्पेसिमेंट्स कहा जाता है। ये भी हम बच्चों को दिखाते हैं। अब ये हमने मुख्तलिफ एड्स पढ़ी हैं, इनमें 2 मज़ीद और भी हैं, चलें इनको आगे देख। इनके क्या फ़ायदे होंगे आपके नज़दीक, शाबाश क्विकली बता दें कि इन ऑडियो विजुअल या टीचिंग एड्स के क्या बेनिफिट्स होंगे। आप नहीं बताना, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, शाबाश जल्दी जल्दी बताते जाए। जी बोलें जी। और होगा सर। जी, इफेक्टिव लेडीज होगा, लर्निंग इफेक्टिव होगी और इजी इजी अंडरस्टैंडिंग और बच्चे कॉन्सेप्चुअल फोकस करेंगे, बच्चों का फोकस बढ़ेगा और शाबाश जल्दी 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 बताएं। हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन वो ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी, मोटिवेशन आएगी। चले, हाँ बिल्कुल। अब यही बातें लिखी हुई हैं कि टीचर के लिए टीचिंग इजी होगी, बच्चा अट्रैक्टिव अटेंटिव होकर बैठेगा, इजीली बात को फॉलो कर लेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, रिमेंबर इजीली कर लेगा, मिस्टेक्स मिनिमम होंगी, टीचर को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, लर्निंग कॉन्सेप्चुअल और इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, बच्चे की इंटरेस्ट डेवलप होगी, एनर्जी लेवल टीचर का बढ़ जाएगा, उसको आसानी से। अब मिसाल के तौर पर आज के लेक्चर में जो मैंने ग्राफ और जो बाकी आपको चीज़ें दिखाई, अगर मैं ना दिखाता तो आपको समझने में मुश्किल होती, मुझे समझाने में, तो ये फ़ायदा होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने ये जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एड्स पढ़ी हैं, ये मिसाल के तौर पर मल्टीमीडिया है, अब मेरे जैसा नालायक बंदा उसको चलाना ही ना आता, ऑपरेट करना ही ना आता, तो वो क्या पढ़ाएगा उस मल्टीमीडिया से, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा, एड्स जो है आजकल जो मॉडर्न चीज़ें ये सारी एक्सपेंसिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, सादा है, वो टाइम लेती हैं उनकी सेटिंग एडजस्टमेंट पे, स्पेस इनको रखने के लिए स्पेस चाहिए,
चार्ट्स हैं तो आप कितने चार्ट्स क्लास में लगा सकते हैं, ठीक है, क्लास में कहाँ उनको रख सकते हैं, तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए होती है। तो बाद औक़ात बच्चे जो है वो टीचिंग के से ज़्यादा इमेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आगे देखें जी, दो और तरह एक्टिविटी एड्स, वही एक्सपेरिमेंट वगैरह कराना। विवेरियम, एक्वेरियम एंड टेरेरियम। विवेरियम कोई भी ऐसी इनक्लोज बंद स्पेस जहाँ पे किसी प्लांट्स या एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, रेज या ग्रो किया जाता है, उसको विवेरियम कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, एक्वेरियम या टेरेरियम। एक्वेरियम एक्वेटिक एनिमल्स को किसी इनक्लोज्ड एरिया में, जी स्लाइड मेरी तरफ से तो चेंज है, बाकी लोगों को शो हो रही है जी? नो सर नहीं हो रही और आवाज भी कट कट के। एक्टिविटी एड्स विवेरियम वाली स्लाइड किसी को शो हो रही है, किसी एक सिंगल को? जी नो सर, नो सर, नहीं हो रही सर। अब शो हो रही है जी? स्लाइड को अगर आप पहले पीडीएफ पे शेयर करते ओके, आइंदा कर देंगे। अब शो हो रही है स्लाइड? जी प्लीज। नो सर। सर नहीं, नहीं हो रही। विवेरियम की, इसकी दो टाइप्स हैं, एक्वेरियम या टेरेरियम। एक्वा पानी को कहते हैं और टेरेरियम ये खुश्की को कहते हैं, लैंड को, ठीक है ना जी। एक्वेरियम ये इस तरह, ये देखें कि आपने अक्सर मुख्तलिफ होटल्स पे या इस तरह आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो एंट्रेंस के पास आपको जो है ना इस तरह का एक शीशे का बना बॉक्स नज़र आता है जिस पे छोटी छोटी मछलियाँ जिसमें तैयार ही होती हैं, तो वो बेसिकली एक्वेरियम होता है, ठीक है। टेरेरियम क्या होता है? अगर इसी तरह के कोई प्लांट्स वगैरह हैं जो खुश्की के हैं, कोई लैंड एनिमल या प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वो यहाँ पे रखने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? टेरेरियम कहते हैं। तो एक्वेरियम एंड टेरेरियम बेसिकली विवेरियम की दो टाइप्स हैं। ये हम स्लाइड्स वैसे आगे भी पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, जो दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मोडेम कहा जाता है, ठीक है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे रैंडम से टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, कोई मेजर टॉपिक नहीं होगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। लैन, कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे। सर गुजारा करें, बस एक दो स्लाइड रहती है, नेटवर्क का कोई इशू है। तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही बिल्डिंग के कुछ दो चार कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, इसको लैन कहा जाता है, ठीक है। दो या चार बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब एक सिटी का, एक शहर के अंदर कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है, ये जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, मैन। और पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स के आपस में कनेक्शन है इंटरनेट के थ्रू, ये वैन कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे एटीएम मशीन पूरी दुनिया के पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक शहर के जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो एक जगह से ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये मैन कहला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएगा। हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग की टाइप्स पढ़ी थी, किसी को याद है? शाबाश, जल्दी से बता दें अगर किसी को याद है तो। जी सर यूट्यूब वगैरह से सुनिए से, और जैसे ये भी पूरा एसिंक्रोनस। जी क्या पढ़ा रहे हैं हम, आप दे रहे हैं क्लास के दौरान हम अगर बातचीत कर सकते हैं मैसेज वगैरह, लेकिन सिंक्रोनस होता है तो एसिंक्रोनस। सर ऐसी लर्निंग हमने कहा था जिसमें टीचर और स्टूडेंट फौरी तौर पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर लेते हैं, इसको कहते हैं सिंक्रोनस। इसी तरह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, अगर
सेंडर और रिसीवर एट अ टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। और अगर सेंडर और रिसीवर की कम्युनिकेशन के दरमियान कोई टाइम गैप आ जाता है, ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे कॉल करते हैं या मैं आपको कॉल करता हूँ, तो हमारी फौरी रियल टाइम में एक दूसरे के साथ क्या होगी, कन्वर्सेशन होगी, फौरी सवाल फौरी जवाब। लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज इस वक्त करते हैं तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, जब फ्री होऊंगा उसके बाद मोबाइल देखूंगा तो फिर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें सेंडर रिसीवर के दरमियान जो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान कोई गैप आ जाता है तो वो एसिंक्रोनस होती है, और जो फौरी होती है वो सिंक्रोनस होती है। बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह वो हमने पढ़ा था, क्या उसे बोलते हैं, सिंक्रोनस लर्निंग एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। अच्छा, उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग। ये स्लाइड नज़र आ रही है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग वाली? जी, नो सर। किसी को नज़र आ रही हो? यस सर। अच्छा, जी सर, आ रही है। ओके। इसमें अगर आप देखें तो ये गज़वा बदर, ओहद, ट्रेंच, कुरैज़ा, खैबर, मूता, हुनैन, यरमूक, फिलाज, ये मतलब ये है कि ये देखें ये जो इस्लामिक बैटल्स हैं तो उनका एक टाइम लाइन उनकी बनाई हुई है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी कहते हैं टाइम को, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कहते हैं टाइम के लिहाज से किसी इंफॉर्मेशन को आप जब जो है वो तरतीब देते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को टाइम के लिहाज से जब आप तरतीब देते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइम के तरतीब के लिहाज से जब चीज़ें पेश की जाती। उसके बाद है नोवेल्टी, अनफेमिलियर और क्यूरियोस्टिक सिचुएशन जब आप बच्चों के अंदर क्रिएट करते हैं तो इसको नोवेल्टी कहते हैं। यानी एक ऐसा आइडिया बच्चों के लिए जो कि अनयूजुअल होता है, ठीक है, उसको नोवेल्टी कहा जाता है। एक तो है नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल काम करें। अब मिसाल के तौर पर ऐसी कोई बात कर देना जो रूटीन से हट के हो, क्रिएटिविटी जिसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं आपसे सवाल हैं दो, इनके जवाब आपने ख़ुद ही ढूंढ के मुझे देने हैं। ये दुनिया की एक महंगा कॉफ़ी ब्रांड है, इसको कूपी लुवाक कहा जाता है, और ये वेल मछली है ये वाली, ठीक है। आपने ये बताना है मुझे कि दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है ना, वो इस वेल मछली से कैसे प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर मैं आपको जवाब दे दूं तो आप हैरान होंगे कि ये वेल लाइफ में एक मरतबा वोमिट करता है। वेल जो है ना ये वाली लाइफ में एक मरतबा इसको वोमिटिंग होती है, और इसकी जो वोमिटिंग है ना उससे दुनिया की एक महंगी तरीन खुशबू बनती है, वो आपने ख़ुद सर्च कर लेनी है। दी दुनिया की एक महंगी तरीन कॉफ़ी, ठीक है ना जी, ये कैसे बनती है ये भी आपने ख़ुद सर्च करनी है। आप हैरान होंगे जब आप इसको सर्च करेंगे तो। अच्छा, आगे देखें लेडरिंग। लेडरिंग जो है कहते हैं कि जब एक टीचर पढ़ा रहा है ना तो पढ़ाने के दौरान अगर बच्चे जल्दी जल्दी उसकी बात पिक कर रहे हैं तो वो अपनी डिस्कशन इजी कर देता है, और अगर पिक नहीं कर रहे तो वो उनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो टीचर टीचिंग के दौरान जब अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा या ज़्यादा, ठीक है, सिंपल, ठीक है, या डीप करता है तो इसको लेडरिंग कहते हैं। यानी इसमें वो किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा या कम बात करता है अकॉर्डिंग टू द नीड, ये लेडरिंग टेक्निक कहलाती है। स्कैफोल्डिंग ये होती है कि आप एक बच्चे को जो सवाल बिल्कुल नहीं हल कर पा रहा उसको हेल्प देते हैं, और इतनी हेल्प देते हैं कि वो ख़ुद इस काबिल हो जाता है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट एंड encouraging स्टूडेंट्स टू कंप्लीट बाय देमसेल्व्स, ठीक है। यानी उस वक़्त तक आप उन बच्चों को हेल्प करते हैं जब तक उनको आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा ख़ुद काम करने के काबिल हो जाता है। उसके बाद है कैस्केडिंग।
कैस्केडिंग कहते हैं कि आप जो है ना क्लास में हैं 50 बच्चे, आप 5 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, आप उन 5 बच्चों को कोई टॉपिक सिखाते हैं, ठीक है, उन 5 बच्चों को कोई टॉपिक सिखाते हैं, वो 5 बच्चे आगे पूरी क्लास में टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी आप एक ग्रुप को ट्रेन करते हैं, वो ग्रुप आगे बाकी बच्चों को ट्रेन करता है, तो इसको कहते हैं कैस्केडिंग। आपने कुछ ट्रेनर सेलेक्ट किए, उन्होंने आगे कुछ लोगों को ट्रेन किया, ये प्रोसेस कैस्केडिंग कहलाता है। इसी तरह जो है ना बच्चे क्लास में मिलके टीचर की मौजूदगी में क्या करते हैं कि किसी भी पैसेज को, किसी भी पैराग्राफ के क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, कोऑपरेटिव एनालिसिस करते हैं। टीचर और स्टूडेंट मिल के कि आए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, मिल के इसका नतीजा निकालेंगे कि इसका मकसद मतलब क्या है, ये भी कैस्केडिंग कहलाता है। लूपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर मल्टीपल टाइम एक क्लास को मोर देन 1 ईयर पढ़ाता है, मोर देन 1 ईयर एक टीचर एक क्लास को पढ़ाता है, ये भी लूपिंग कहलाता है। उसके बाद है मेंटोरिंग, किसी को गाइड करना, ये मेंटोरिंग है। मॉडलिंग कहते हैं एक ऐसे बिहेवियर को जो कि डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर हम कहते हैं टीचर रोल मॉडल है, तो टीचर जिस तरह के एक्शंस क्लास में परफॉर्म करता है बच्चों के लिए वो आइडियल होते हैं। वो डिज़ायर्ड स्किल जो कि एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चों के अंदर भी इनकलकेट हों, तो ये मॉडलिंग कहलाती है। सिग्नल, बच्चों और टीचर के दरमियान तमाम वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती हैं इनको सिग्नल कहा जाता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं प्लीज़ जी।